गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिगो बताए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम शिक्षकों से जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। हमारे जीवन में शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि वे हमें न सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि वे प्रैक्टिकली आने वाली चुनौतियों के लिए हमें जागरूक और तैयार भी करते हैं। देखा जाए तो हर वह इंसान शिक्षक है जिससे आप नैतिक चीजें सीख पाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस तारीख के पीछे विशेष कारण है। इस दिन सन 1888 को स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे दूसरे राष्ट्रपति होने के अलावा पहले उपराष्ट्रपति, एक दार्शनिक, प्रसिद्ध विद्वान, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारतीय संस्कृति के संवाहक, शिक्षाविद और हिंदू विचारक थे। वैसे तो इस दिन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे शिक्षक दिवस से जुड़ी खास बातें। तो हमारे साथ कई जाने माने शिक्षक जुड़े हुए हैं, जिनसे हम आज के विशेष दिन पर उनसे जुड़ी कई सारी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंगलदिन पटेल जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उत्कृष्ट शिक्षक के लिए 2018 में सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजेंद्र असाटी जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी शिक्षक जगत मन जाना पहचाना नाम है। इसके अलावा हमारे साथ विद्या श्रीवास भी जुड़ेंगी कुछ ही देर में, जो कि एक जानी मानी शिक्षक ही हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी हैं तो हम हैं, हमारे भविष्य ही आप जैसे शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला सवाल मेरा मंगल जी आपसे रहेगा। हर एक बच्चा एक लक्ष्य हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो अपने अपने जीवन में बच्चों को वो कौन सा मूल मंत्र दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे एक मुकाम तक पहुंच सके? मंगल जी। जी, जैसा आपने कहा कि हर बच्चे को अपना मुकाम या लक्ष्य हासिल करना है जी। तो सबसे पहले एक शिक्षक के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि सबसे पहले स्कूल में जो है हर वर्ग के लड़के रहते हैं जी। और उनका रहन सहन भी सभी का अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले हम बच्चों की पृष्ठभूमि को देखते हैं एक शिक्षक होने के नाते। जी। खास तौर पर जो है तो मैंने देखा है कि जो बच्चे हमारे शाला से नहीं जुड़ पाते हैं जी। और यदि विद्यालय में आ गए हैं तो उनको आकर्षित करने के लिए हमेशा अधिक से अधिक उनको पहले प्रेरक कहानियां सुनाते हैं, छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं जी। कि शाला से उनका लगाव बढ़े। बिल्कुल। और यदि देखता हूं तो उनका लगाव बढ़ रहा है तो फिर इसके बाद मैं प्रयास करता हूं कि हमारे शाला में जितने बच्चे हैं सभी का नाम जी। हमें मालूम हो और नाम लेके मैं बुलाता हूं। बिल्कुल। उसमें बच्चों को बड़ा आकर्षण बढ़ता है कि सर मेरा भी नाम लेकर के बोल रहे हैं। जी। और इसके बाद कई बार मैं देखा हूं कि जो कमजोर बच्चे होते हैं, पढ़ने में कमजोर होते हैं, वह अधिकांश पीछे बैठते हैं। जी। तो चूंकि मैं गणित पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चे ज्यादा पीछे बैठे हैं, तो मैं हमारे क्लास में ब्लैक बोर्ड दोनों तरफ रहता है, आगे भी पीछे भी। जी। तो मैं प्रयास करता हूं कि अपनी चेयर जो है पीछे रखवा दिया और पीछे वाले ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने लगता हूं। तो वहां पर जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार मैं भी आगे हो गया हूं। और उनको आकर्षित करने के लिए एक प्रयास और रहता है अधिक से अधिक कि हर बच्चे का मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में रहता है और शनिवार को मैं प्रयास करता हूं कि उनके माता पिता से फोन से संपर्क करता हूं। इस तरह से जो है तो बच्चों का लगाव हमारे प्रति बहुत ही आकर्षित हुआ। और मैं देखा हूं कि जो गणित विषय कहते हैं कठिन है, लेकिन बच्चों को बहुत ही मजा आता है कठिन में, क्योंकि सबसे पहले उनको प्रेरक कहानियों से इत्यादि एक्टिविटी से मैं जोड़ता हूं, इसके बाद ही जो है गणित पढ़ाता हूं। इस तरह से बच्चों को जोड़ने का भरसक प्रयास रहता है और मनोरंजन के तौर पर उनको गणित पढ़ाता हूं। इस तरह से हमारी उपस्थिति जो है लगभग 90% तक प्रतिदिन रहती है। जी मैडम। जी राजेंद्र जी,
आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि आप कौन सा वो मूल मंत्र देते हैं बच्चों को, क्योंकि आपके द्वारा भी कई बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास रहा ही होगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आज आपने इस चर्चा का अवसर हम लोगों को दिया है। जी। अभी जब मंगल कह रहे थे कि कमजोर बच्चे, तो सबसे पहले तो एक टीचर एजुकेटर के रूप में मेरा ऐसा मानना है कि कोई बच्चा कमजोर होता ही नहीं है जी। हर बच्चा अपनी क्षमताएं लेके आता है, तो उसकी ताकत का उसको एहसास करा देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए क्या होता है कि क्लासरूम में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करते हैं जी। तो हमने देखा कि जो बच्चा गणित में स्पेशली परफॉर्म करता है, तो दूसरा पता चला कि खिलौने बहुत अच्छा बनाता है, तीसरा आदमी ड्राइंग बहुत अच्छा करता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों का पोटेंशियल क्या है। तो बच्चों के पोटेंशियल का जब उनको एहसास हो जाता है तो वो उस एरिया में आगे बढ़ जाते हैं जी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, उस पर एक्चुअली हम कम जोर लगाते हैं। जहां पर जोर लगाना है वहां पर ना लगा के हम उसको कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि सारे बच्चे गणित सीखें, संभव नहीं है। हम सोचे सारा बच्चे विज्ञान सीखे, संभव नहीं है जी। हर बच्चे का एक इंटरेस्ट है फील्ड का, तो उसको देखना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में वो बेहतर कर सकता है। तो मूल मंत्र यह है कि बच्चा अपने पोटेंशियल की पहचान कर ले, बिल्कुल, टीचर उसमें उसकी मदद करे, पेरेंट्स उसमें उसकी मदद करें और फिर उस क्षेत्र में हम उसको आगे बढ़ें। बिल्कुल। आप शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक सफल विद्यार्थी कैसे बने, एक अच्छा इंसान कैसे बने, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है शिक्षक का। पहले तो मंगल जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कई प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे मिलते हैं, कभी शरारती मिलते हैं, कभी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर बताया गया कि वो कमजोर नहीं होते, लेकिन हमको उभारना, एक शिक्षक को उभारना, इसमें योगदान देना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपके सफर में ऐसा कुछ क्या रहा है? जी, ऐसे बच्चे काफी मिले जो कि कक्षाओं में जो है तो काफी डिस्टरबेंस करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो है तो उन्हीं के साथ में बैठ करके वार्तालाप करके और उनकी जो है घर की जो मानसिकता है, घर का जो उनका व्यवहार है, उसको पता कर लेते हैं। इसके बाद उसकी एक्टिविटी में सुधार करने का प्रयास विद्यालय में ही करते हैं। और कभी कभी देखा हूँ कि ज्यादा परेशान कर रहा बच्चा, पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहा है, तो उसके माता या पिता को बुला करके और जब वहां पर बैठा करके चर्चा करते हैं तो वह उस बच्चे के स्वभाव में जो है कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। एकाएक तो नहीं आता है, लेकिन मैंने देखा है कि उसको अच्छे ढंग से हम लोग डील करते हैं स्कूल में और उसको पास प्रयास करते हैं कि अपने पास ही बैठा करके और टीचिंग करवाते हैं। और उसको थोड़ा सा ही लगता है कि नहीं सर, हमारे पापा या मम्मी या भैया या भाभी इनको भी बता देंगे। ऐसे व्यवहार में वह स्कूल में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता है, लेकिन समय लगता है मैडम, उसको सुधार होने में काफी समय लग जाता है, लेकिन बच्चा वह सुधर जाता है और पढ़ाई की ओर वह आकर्षित होने लगता है। जी जी। अगर हम बात करें कोरोना के इस काल में जो तरीका बदला है पढ़ाई में, आप लोगों के पढ़ने का भी तरीका बदल गया है, पढ़ाने का तरीका बदल गया है, तो कितना चैलेंजिंग भरा रहा है ये दौर? राजेंद्र जी। कोरोना के बाद हमने देखा कि काफी लर्निंग लॉस हुआ है। जैसे अगर हम अपने तीसरी वाले बच्चे की बात करें तो लगभग पहली और दूसरी में वो बच्चा गया ही नहीं था। तो जब ये चीजें हमारे संज्ञान में आई थी तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ब्रिज कोर्स लागू किया। साथ में कोरोना टाइम में भी हमने एक उनको पुस्तिका दी, प्रयास पुस्तिका थी, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स की मदद से कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का एक चैलेंज था कि ज्यादातर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो कैसे वो काम करें। तो ये चैलेंज था। तो लर्निंग गैप्स आने के बाद अभी भी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी मध्य प्रदेश में जो पढ़ाई चल रही है उसमें भी टेक्स्ट बुक बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो पिछले क्लास का जो लर्निंग गैप था, तो N-1 जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और ये जैसे ही डेवलप हो जाती है तो नवंबर से हम लोग टेक्स्ट बुक्स पे आएंगे और बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। इसको लेके हमने एक लर्निंग आउटकम पर काफी काम किया है। जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो एक्चुअली उससे क्या सीखना है बच्चे को। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि ईदगाह कहानी में, आपने भी ईदगाह कहानी सुनी होगी, जिसमें हामिद ने 4 पैसे का चिमटा ले लिया था अपनी दादी के लिए।
तो क्या बाकी बच्चे भी अपने पेरेंट्स की परवाह करेंगे ये पाठ पढ़ाने के बाद? जी। तो लर्निंग आउटकम क्या है बच्चे का, उस पर ज्यादा हमारा फोकस है, नंबर ऑफ चैप्टर्स पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं है। ईमानदारी की हम 4-5 कहानियां सुना दें ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक कहानी पर यदि हम बच्चों के साथ चर्चा करते हैं और वो बच्चा ईमानदारी से व्यवहार करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो इसको ध्यान में रख के कोर्स डिजाइन हुआ है और उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है मंगल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि 5वीं और 8वीं कक्षा जो है उसमें फिर से बोर्ड एग्जाम करवाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज ये ऐलान किया है, तो किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, जैसा पहले हम लोग बोर्ड परीक्षाएं 5वीं और 8वीं की लेते थे जी। बीच में आपने देखा होगा आरटी 2009 जब लागू हुआ, उसके बाद जो है तो 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होती जी जी। तो वहां पर कुछ परफॉर्मेंस जो है कमजोर हुआ 5वीं और 8वीं खासतौर पे बच्चों का। लेकिन एक बोर्ड परीक्षा फिर से हो रही है, जैसा अभी लास्ट ईयर भी हुआ है, तो इससे काफी प्रभाव पड़ेगा बच्चों में और शिक्षक भी जो पढ़ाने की उनकी तकनीक है, एक्टिविटीज है, उसमें भी काफी परिवर्तन आएगा। और मैं देखा हूँ कि इसमें एक बोर्ड परीक्षा 5वीं और 8वीं की नियमित होनी चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं से हम लोग भी जो है उस एक्टिविटी और उस पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हैं कि बोर्ड परीक्षा है, और पेरेंट्स भी जो है बोर्ड परीक्षा के नाम से स्कूल में ज्यादा बच्चों को भेजते हैं कि नहीं बोर्ड परीक्षा है और स्कूल नियमित बच्चों को भेजना है। जैसा आप देखे होंगे कि 10वीं और 12वीं यह भी बोर्ड परीक्षाएं हैं, यहाँ पर भी 9वीं की अपेक्षा वहाँ उपस्थिति ज्यादा रहती है। तो वास्तव में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए। बहुत अच्छा है हमारे शिक्षा मंत्री जी का जो है तो घोषणा है जो आज किए हैं। जी मैम। जी राजेंद्र जी, आपसे सवाल मेरा रहेगा, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या लगता है 5वीं और 8वीं में जो बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं, आज ऐलान किया गया है स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा, तो क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा? असल में हमारे बीच में टीचर्स की कई श्रेणियां हैं। एक टीचर है जो स्वप्रेरित होकर काम करते हैं और ये लगातार एक परसेप्शन है समाज में कि परीक्षा पास करना जरूरी है जी। मतलब समाज को भी आप देखिए तो समाज सोचता है कि उसके बच्चे को जब तक 1% की मार्कशीट नहीं मिलती है तब तक उसको संतोष नहीं होता है। तो एक जो समाज की सोच थी उस सोच से थोड़ा सा अलग होके जब राइट टू एजुकेशन लागू हुआ तो राइट टू एजुकेशन में ये बात आई कि एक्चुअली परीक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, वो एक मार्कशीट देती है। जैसे आप देखिए कि एक बच्चा बकरी के बारे में 4 लाइन रट ले जी, उससे क्या होगा, लेकिन अगर एक चरवाहा बकरी के बारे में हर चीज जानता है तो हमारे लिए चरवाहा महत्वपूर्ण है, ना कि वो बच्चा जिसने 4 लाइन्स रटी है। तो इसको ध्यान में रख के एक बात आई थी कि हम बच्चों को समझ पैदा करें, ना कि परीक्षा को ध्यान में रख के चीजें तैयार करें। लेकिन इसका कहीं पर एक जो उल्टा एक परिदृश्य निकल के आया कि कई जगह एक संदेश किया टीचर्स में कि बच्चों को परीक्षा तो देना नहीं है, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। तो जब ऐसा एक संकेत गया तो शासन सजग हुआ और उसको लगा कि हमको इसको देखना जरूरी है और एक नियत अंतराल के बाद एक फिल्टर लगाना जरूरी है। क्योंकि जब 6वीं में बच्चा जाता है तो वो कहते हैं प्राइमरी में अच्छे से नहीं पढ़ा, जब 9वीं में जाता है तो कहते हैं 8वीं तक अच्छे से पढ़ के नहीं आया। तो फाइनली शासन ने ये निर्णय लिया कि हम उस पैटर्न पर जाएंगे जिसमें हम एक ठीक आकलन कर सके और हम एक बाहरी एजेंसी से जब वो आकलन कराएंगे तो वो ज्यादा वैलिड होगा और हमारा बच्चा उस आकलन से होके गुजरेगा तो थोड़ा सा उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अगर मेरे को आगे जाना है तो ज्यादा मेहनत करनी है। तो इसको लेके शासन ने निर्णय लिया है और शिक्षक की विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को देखते हुए, पेरेंट्स का सोच को देखते हुए ये उचित भी लगता है। अगर बात करें हर एक शिक्षक की सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष रहा है, तो इस संघर्ष से जुड़ा मेरा सवाल रहेगा कि कई प्रकार के बच्चे होते हैं, उनसे आप टैकल भी करते हैं कैसे ना कैसे। स्कूल कॉलेज अगर बंद हुए तो उसकी जगह घर पर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ। न सिर्फ शिक्षकों ने हिम्मत हारी, ना ही छात्रों ने। इस पर क्या कुछ कहेंगे राजेंद्र जी? जब ये कोरोना टाइम था तो एक ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया जी। तो आपको ऑनेस्टली बताना चाह रहा हूँ कि उस समय हम लोग भी इसमें निपुण नहीं थे।
तो हमने खुद ही सीखा कि ऑनलाइन कैसे करते हैं क्लासेस। बट हमारे सामने ये चैलेंज था कि हमारे 10-15% बच्चों के पास ये मोबाइल है, तो हम लोग कैसे करें। तो इसको लेके फाइनली क्या हुआ कि डिजी लैब ग्रुप बने जी। हर कक्षा में जो 10 बच्चे ग्रुप में थे, उन बच्चों से हमने अपने मैसेज को क्या किया, कन्वे किया बाकी बच्चों तक। तो निश्चित रूप से जब कक्षा में ही मैसेज डाइल्यूट होता है तो वो मैसेज बहुत डाइल्यूट हुआ। दूसरे बच्चों तक शायद वो मैसेज उस तरह नहीं पहुंचा जिस तरह देने की कोशिश हुई थी। तो लर्निंग गैप काफी गहरे हो गए। और इसके बाद जब ये बच्चे लौट के आए हैं तो की कोशिश हो रही है काफी हद तक। और उसके लिए हमने कई अभ्यास पुस्तिकाएं शासन ने ही निर्माण किया है जी। ताकि बच्चा क्या है, कॉपी में जब वो बनाता है, खुद लिखता है, खुद खाली स्थान भरता है, तो वो टाइम टेकिंग है। तो हमने कुछ अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण कर दिया है कि वो पढ़ने के बाद खुद ही उसको क्या करे, फिल करे जी। तो उससे टाइम थोड़ा क्या होगा, रिड्यूस होगा, जो रिस्पॉन्स टाइम है बच्चों का। तो उससे जो हमारा टाइम लॉस हुआ है कोरोना में, उसको हम काफी हद तक पिकअप कर पाएंगे जी। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि इसमें टाइम लगेगा जी। क्योंकि ये मैंने घर में भी महसूस किया है, जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो उसके साथ भी ये स्थिति है। मंगल जी, अगर हम बात करें कि पहले की जो शिक्षा थी और अब जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है, मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गए, कई ऐसी तमाम चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या कुछ बदलाव अभी बच्चों में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप काफी समय से शिक्षा के इस क्षेत्र में हैं और पहले की भी शिक्षा आपने देखी है और अभी जो माहौल चल रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? जी मैडम, पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में काफी मैंने देखा है कि पहले जो है, आप देखे होंगे कि यदि 55% 60% भी रिजल्ट आ गया है तो बहुत ही अच्छा माना जाता था और उससे उसका भविष्य जो है किसी न किसी क्षेत्र में क्लियर होता था। लेकिन आज के समय आप देखिए, यदि 90% भी आ गया है किसी बच्चे का रिजल्ट, तो उसका फ्यूचर उसमें श्योर ना समझे कि कहीं ना कहीं वो सेट होगा। दूसरी बात, आज की पहले समय जो शिक्षा थी, आप देखे होंगे कोई गाइडेंस, कोई जो सलूशन आते थे, ऐसे कुछ नहीं मिलते थे। पहले छात्र स्वयं, हम लोग भी पढ़े उस समय भी काफी मेहनत करके पुस्तकों से ही उसके उत्तर को निकालते थे। लेकिन आजकल इतनी फैसिलिटी हो गई, मोबाइल का जमाना आ गया, लैपटॉप, गूगल, इसके माध्यम से प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से बच्चे निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद पहले की अपेक्षा आजकल परसेंटेज बहुत ही अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, जहाँ 55 था, आजकल के समय में 80 के ऊपर 85-90 आ रहा है जी। लेकिन उस समय पहले ऐसा था, परसेंटेज बेस पर ही नौकरियां लगती थी। लेकिन आज मैडम सब अलग हो गया। आज तो रिटन एग्जाम देना है, उसके लिए आपको जो है पाठ्यक्रम में और पाठ्यक्रम के अलावा अन्य जनरल नॉलेजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जहाँ तक अभी देखा हूँ मोबाइल का समय आ गया है, तो ये ज्यादा मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो इसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं। मोबाइल से भी मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे जिक्र किया कि जनरल नॉलेज बच्चों में होना चाहिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेली जो बच्चे हैं आजकल सिर्फ पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, अपना जो कोर्स है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की जनरल नॉलेज नहीं बढ़ पा रही है। जो सामाजिक चीजें आसपास हो रही हैं उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा कोर्स है वो जरूर पढ़ाई कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, ये काफी मैंने भी महसूस किया है कि पाठ्यक्रम में आज का जो युवा पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, यह पाठ्यक्रम में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन आज का जो सामाजिक संस्कार है, आज की जो रीति रिवाज है, वह परंपरागत रीति रिवाजों से थोड़ा हट करके जा रहे हैं। कारण ये है कि उनका परिवेश भी इसी प्रकार हो गया है। यदि हम एक महानगर की बात करें, यदि वहां पर मोबाइल है, गूगल है, तो एक आप बहुत ही देहात क्षेत्र में चले जाइए, वहां भी वही फैसिलिटी है, मोबाइल उसके पास भी है। तो जो संस्कार पहले गांव में थे, शहरों में कम थे, आजकल देखिए दोनों जगह सब एक जैसे माहौल हो गया है। जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे उसका कारण जो है, हम समझते हैं कि मोबाइल या गूगल इस टाइप से। और एक और मैंने काफी अंतर देखा है, एक समय था समाचार पत्र आते थे जो प्रातःकालीन आते हैं, उसका अध्ययन स्टूडेंट हम सब लोग करते थे। आज देखिए सुबह होती है
समाचार पत्रों में जो है उनकी नजर कम जाएगी, मोबाइल में पहले जाती। बिल्कुल। इससे भी थोड़ा सा भटकाव हमारे युवा पीढ़ी में हो रहा है। वास्तव में जो अनुभव, जो नॉलेज आपको पुस्तक से और समाचार पत्रों से मिलता है, वह आपको एक मोबाइल के माध्यम से नहीं, बल्कि मोबाइल आप पकड़े तो उधर मनोरंजन के क्षेत्र में बच्चे चले जाते हैं। दूसरी बात देखिए, पहले जब चलता था हर विद्यालयों में पुस्तकालय का विशेष महत्व रहता था और एक पीरियड मिलता था हम लोगों को, पुस्तकालय में बैठ करके पुस्तकों का अध्ययन करते थे। लेकिन बीच में जो है इतना गैप हुआ कि पुस्तकालय जो है लगभग बंद सी हो गई थी। लेकिन आज 2 साल से देख रहा हूं कि बहुत अच्छा हमारे हर विद्यालय में पुस्तकालय जो है संचालित हो रहा है। उससे बच्चों का जो रुझान है पुस्तकों के प्रति वह बढ़ा। जी मैडम। आप दोनों से मैं आखिर में यही पूछना चाहूंगी, जो हमें आज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, एक एक मूल मंत्र पूछना चाहूंगी आप सभी से, बच्चों के लक्ष्य तक पहुंचने में जो मदद करे। सबसे पहले राजेंद्र जी आपसे। मैं तो बच्चों को हमेशा यही कहता हूं कि किसी किताब को पढ़ना नहीं जी, समझ के साथ पढ़ना, और ये सोचो कि ये जीवन के साथ कैसे जुड़ रही है जी। जिस दिन ये जीवन के साथ जुड़ जाएगी, तुम्हारा जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। जी मंगल जी। जी, एक मूल मंत्र आपके द्वारा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे हमें देख रहे हैं अभी? सबसे पहले सबसे बड़ा मूल मंत्र एक शिक्षक होने के नाते मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय में बच्चे आते हैं तो प्रार्थना से लेकर के और आखिरी समय तक, यानी जब तक विद्यालय रहता है, बच्चों से जुड़े रहें। और यदि हमारा कोई गैर शैक्षणिक कार्य भी आ गया है, मान लीजिए कल हमारा गैर शैक्षणिक कार्य कुछ है, उस दिन भी समय निकाल करके 1 या 2 घंटे बच्चों से प्रतिदिन जुड़ना चाहिए जी। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है। इसके बाद हम गैर शैक्षणिक कार्य करें जो भी है, लेकिन गैर शिक्षक को एक दिन भी नहीं करना चाहिए। यह हमारा प्रयास रहता है। यही मूल मंत्र है कि बच्चों से प्रतिदिन हम जुड़े और सभी शिक्षकों को जुड़ना चाहिए। इसके बाद हमारे पास 4 घंटे 3 घंटे का समय रहता है, अन्य कार्य हम करें जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने विचार साझा करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे साथ कई शिक्षक जुड़े थे जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी बातें भी साझा की, साथ ही बच्चों को कई सारे मूल मंत्र भी दिए जो उनके आने वाले जीवन में उनकी मदद जरूर करेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।